ओके, तो आज हमारा अगला टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चैप्टर 4 हम कर रहे हैं और चैप्टर 4 के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी चैप्टर 4 के अंदर ऑर्डरिंग इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्डरिंग इन्वेंट्री और इसके लिए ऑर्डरिंग एंड अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अकाउंटिंग तो लास्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी कि एंट्रीज कैसे होती हैं। आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को रीड करने से पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि जाहिर है, अगर हम लोग एक रियल लाइफ की एग्जांपल लेके पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो हम उस बिजनेस के अंदर अगर मटेरियल या इन्वेंट्री जो होती है, मटेरियल या इन्वेंट्री जो होती है, उसको हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर हम एक ही जगह से नहीं करते। सिर्फ हमारा वन सप्लायर नहीं होता, हमारे नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं। या अगर हम एक ही सप्लायर से भी कर रहे हो, पहली बात यह है कि एक सप्लायर नहीं होता, सप्लायर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, बहुत सारे हो सकते हैं। या तो हम एक सप्लायर से नहीं कर रहे होते, ना हम एक ही सेम डे के ऊपर कर रहे होते हैं। मटेरियल जो हमारा आ रहा होता है वो डिफरेंट डेज के ऊपर आ रहा होता है, डिफरेंट डेट्स के ऊपर आ रहा होता है, डिफरेंट डेट्स एंड डेज के ऊपर आ रहा होता है। अब डिफरेंट सप्लायर से डिफरेंट डेट्स डिफरेंट डेज के ऊपर जो मटेरियल आता है, उनका हम ये नहीं कह सकते कि जो सारा का सारा मटेरियल है वो सेम प्राइस के ऊपर होगा। वो हम सब इस मटेरियल को नहीं कह सकते कि सेम प्राइस होगी, क्योंकि जो चीज हो सकता है कि 1 जनवरी को मैंने 10 रुपए की खरीदी या $10 की खरीदी, वो चीज 30 जनवरी को या 25 जनवरी को हो सकता है कि वो $15 की हो गई हो। जाहिर है, वक्त गुजरता है, उसके साथ चीजों के अंदर इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, चीजों की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। तो हमें अपनी कंपनी के अंदर जो स्टॉक मंगवाना होता है वो हमारी हर डेट के ऊपर डिफरेंट प्राइस होती है। डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग हम अपने स्टॉक को स्टोर के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। इसको हम अपने स्टोर में मेंटेन कर रहे होते हैं। तो स्टोर के अंदर फिर हमें ये चीज देखनी है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, और उन उन मेथड से हमने इसको स्टोर किया है, और स्टोर करने के बाद हमने फिर आगे इशू किस मेथड से करना है। तो डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड है। वैल्यूएशन किस चीज को कहते हैं? बेसिकली वैल्यूएशन कहते हैं कि हमने उसको किस प्राइस के साथ रिकॉर्ड किया और किस प्राइस के ऊपर हमने उसको इशू किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बुक के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारी बुक क्या हमें एक्सप्लेन कर रही है। बुक के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। व्हेन इन्वेंट्री इज रिसीव्ड इनटू स्टोर फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर एट डिफरेंट प्राइस एवरी वीक, जाहिर है प्राइस बढ़ती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक ही प्राइस नहीं रहती। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज वैल्यूड इन अ consistent way so that closing inventory values and issue store can be valued accurately। हमें पता होना चाहिए, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किस कंसिस्टेंसी के साथ हमने रिकॉर्ड किया है, हम उस हिसाब के साथ अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ वीक हो सकता है। हम नॉर्मली कंपनी के अंदर कोई भी वो हो सकता है, ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप एट द एंड ऑफ वीक हो सकता है, एट द एंड ऑफ मंथ हो सकता है, एट द एंड ऑफ ईयर हो सकता है। तो हम उसको एटलीस्ट प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकें, एक्यूरेटली हमारे पास रिकॉर्ड, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। You are probably aware that inventory is usually valued at lower cost and net realizable value। ये एफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपने वहां पे पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। आई ए एस टू इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। वो हमें ये चीज कहता है कि हम इन्वेंट्री को किस तरह से वैल्यू करेंगे। ठीक है, लोअर कॉस्ट या लोअर कॉस्ट या फिर एनआरवी की बेसिस के ऊपर हम मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे। तो किस बेस के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं। हाउ एवर वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, वहां पे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो हम ये लेते हैं, लेकिन और भी हमें डिफरेंट वैल्यूएशन के मेथड्स पता होने चाहिए जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हैं। ये जो एनआरवी और कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से हमें देखना होता है, और हम लोअर वैल्यू के ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर
IS 2 के अंदर इन्वेंट्री से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर बताया गया है। देर आर थ्री मेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। MA 1 के अंदर भी ये टॉपिक है, MA 2 के अंदर भी ये टॉपिक रिपीट हुआ है, F2 के अंदर भी ये रिपीट हुआ है। अगर ये लाइफो फाइफो वेटेड एवरेज, यानी कि ये एवको होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर देखनी है तो डिटेल के अंदर देखने के लिए ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पुरानी वीडियोस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने कराई हुई है। वहां पे हर एक चीज क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसका इफेक्ट डाला हुआ है। वो एक इफेक्ट चार्ट होता है कि अगर आपकी इशू कॉस्ट कम है तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इशू कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट का फिर हमारे पास प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास पूरा का पूरा वहां पे एक टेबल और हर एक चीज डिफाइंड है। तो अगर वो चीज देखनी है आपने तो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो है। लाइफो की सेपरेट है, F5 की सेपरेट है विद एग्जांपल, विद वहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है, फिर उसका इफेक्ट भी बताया गया है कि उसका इशू क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट या लॉस के ऊपर। तो वो हमने वहां पे अच्छे तरीके से किया हुआ है। F2 का क्योंकि ये सिलेबस नहीं है इसलिए हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है दीज वैल्यूएशन मेथड्स आर आउटसाइड F2 सिलेबस। हाँ, लाइफो फाइफो एव को पता जरूर होने चाहिए क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, लेकिन ये MA 1 और MA 2 लेवल पे टेस्ट होते हैं। MA 1 और MA 2 लेवल पे टेस्ट होते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब फाइफो लाइफो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है। फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक रीसेंट, यानी कि सबसे पहले, सॉरी रीसेंट नहीं, जो स्टॉक सबसे पुराना पहली डेट को हमारे पास आया था उसको ही, मतलब जो पहले आया है उसको पहले बार निकालेंगे, यानी कि इशू करेंगे, और जो बाद में आया उसको बाद में इशू करेंगे। यानी कि अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 6 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मेरे पास 200 यूनिट्स हैं, ये मेरे पास 600 यूनिट्स हैं। देन मेरे पास 8 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 800 यूनिट्स। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास रसीट है। रसीट मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है या मैंने रिसीव किया है इन डेट्स के ऊपर। अब बीच में यहाँ पे मैं कहती हूँ कि लेट सपोज मुझे 7 जनवरी को इशू करना पड़ा स्टॉक, 7 जनवरी को 200 यूनिट्स इशू करने पड़े मुझे। तो वो इशू किस बेस पे होंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है फर्स्ट इन, जो पहले आया, फर्स्ट आउट उसको पहले इशू करना है। इट मीन्स कि सबसे पहला स्टॉक 1 जनवरी को आया हुआ है तो हम उसी को 200 यूनिट्स इशू करेंगे। अगर यहाँ पे 300 यूनिट्स होते तो 200 यूनिट्स हम यहाँ से लेते और 100 यूनिट्स अगले स्टॉक से इशू करते। रीजन ये है कि ऑलरेडी हमारे पास ओनली 200 यूनिट्स हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ होता है। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो 31 दिसंबर का होगा, 31 का क्लोजिंग जनवरी के अंदर जाके ओपनिंग बन जाएगा। अगर वो ऑलरेडी आपका ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो ओपनिंग स्टॉक 100 और 100 हम 1 जनवरी का लेके 7 जनवरी को जो इशू करेंगे वो 200, इस तरह से हम इशू करेंगे। फिर इनकी अपनी अपनी प्राइसेस होंगी, जो पुराना पड़ा हुआ था उसकी क्या प्राइस थी और जो 1 जनवरी को आया उसकी क्या प्राइस थी। तो दोनों को अपनी अपनी प्राइस पे इशू करेंगे सो दैट हमारा पूरा का पूरा जो प्रॉपर सिस्टम है वो एक्यूरेटली हो। इसीलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक पहले आए उसको पहले इशू किया जाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज्यूम दैट मटेरियल आर इशूड आउट ऑफ द स्टॉक इन ऑर्डर टू विच दे वर डिलीवर्ड इनटू इन्वेंट्री। जो जो ऑलरेडी हमारे पास डिलीवर सबसे पहले हुआ है उसको हम प्रोडक्शन के अंदर भेजेंगे, यानी कि हमें जो सबसे पहले रिसीव हुआ उसको हमने सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना है, यानी कि इशू करना है हमें उस स्टॉक को। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड हमारा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको लाइफो मेथड कहते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन लास्ट इन लास्ट इन का मतलब है जो बाद में आया उसको पहले इशू करो। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोस्ट रीसेंट स्टॉक है, मोस्ट
रीसेंट स्टॉक है जो अभी अभी आया, उसको पहले इशू करो, पुराना जो पड़ा हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल देखें, फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि ये MA1 MA2 का सिलेबस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दी कि मेरे पास 1 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 6 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 8 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मेरे पास 200 है, ये मेरे पास 500 है, ये मेरे पास 800 है। लेट से मैंने 7 जनवरी को इशू करना है, 7 जनवरी को, तो 7 जनवरी को इशू करने के लिए अगर मैं जा रही हूँ फाइफो मेथड पे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे मुझे पहला स्टॉक, या 7 जनवरी को मैंने 200 यूनिट्स इशू करने हैं फॉर इशू, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, मैं 1 जनवरी वाला इशू करूंगी। लेकिन जब हम लाइफो के अंदर आते हैं तो लाइफो कहता है मोस्ट रीसेंट, सबसे रीसेंट स्टॉक हमारे पास 8 जनवरी का है। 8 जनवरी के 800 में से हम 200 इशू करेंगे, तो पीछे हमारे पास इसके लिए 600 8 जनवरी का बच जाएगा। तो लाइफो मेथड के अंदर जो लास्ट वाला होता है उसको पहले हम इशू करते हैं, जो रीसेंट स्टॉक होता है, ठीक है, रीसेंट प्राइसेस के ऊपर जो स्टॉक आया हुआ होता है उसको हम इशू करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। ऑर्डर टू विच आर डिलीवर इनटू इन्वेंट्री, हम जो ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ होता है उसको छोड़ के जो अभी आता है उसको इशू करते हैं। लास्ट हमारा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसको एव को क्यों बोला गया है, इसको एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, और वेटेड एवरेज भी कहते हैं। बेसिकली इस मेथड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है क्यूम्यूलेटिव वेटेड एवरेज और एक होती है पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज जो क्यूम्यूलेटिव होती है उसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले के, हमारे पास 1 जनवरी का स्टॉक पड़ा हुआ है, 6 जनवरी का पड़ा हुआ है, 8 जनवरी का पड़ा हुआ है। एवरेज क्या, एवरेज हम कैसे करेंगे, एवरेज मेथड ये कहता है कि आपने क्या करना है, जो स्टॉक आपके पास हर इशू से पहले, यह एवरेज मेथड कहता है बिफोर एवरी इशू। इसके अंदर दो हमने बात की, एवको के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं, एक क्यूम्यूलेटिव वेटेड एवरेज और एक पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ये मेथड कहता है कि बिफोर एवरी इशू, हर इशू से पहले, बिफोर एवरी इशू स्टॉक शुड बी ऑन एवरेज, स्टॉक को हमें एवरेज कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, हमें तो बेसिकली ये चीज चाहिए होती है ना कि किस रेट के ऊपर इशू करना है। तो मेरे पास जो स्टॉक 1 जनवरी का पड़ा हुआ था 200 यूनिट, वो अगर मेरे पास 10 के पड़े हुए हैं, और 6 जनवरी का स्टॉक मुझे पड़ा हुआ है 100 यूनिट्स, और वो है मेरा 15 डॉलर के अंदर, तो एवरेज अगर मैंने 7 जनवरी को इशू करना है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, तो किस रेट पे इशू होंगे, अगली डेट आएगी 7 जनवरी, और इस स्टॉक को मुझे क्या करना होगा, एवरेज करना होगा। एवरेज करने का मतलब ये नहीं है, अक्सर लोग एवरेज का फॉर्मूला जो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन कर लेते हैं, वो वाला एवरेज का फॉर्मूला हमने यूज नहीं करना। हमने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमें कॉस्ट पर यूनिट के लिए चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2000 ये आ जाएगा, और 100 इंटू 15 1500 ये आ जाएगा। तो मैंने इनकी टोटल कॉस्ट को ऐड करना है, लेट से ये मेरे पास 3500 आ रही है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ रहे हैं 300। तो कॉस्ट पर यूनिट मुझे क्या चाहिए होगी, 7 जनवरी को मैंने जो 300 यूनिट इशू करने हैं वो किस रेट पे आएंगे, उस रेट को बनाने के लिए मुझे 3500 को डिवाइड करना पड़ेगा 300 के साथ, 30, क्योंकि स्टॉक को एवरेज हमने करना है। तो 3500 डिवाइडेड बाय 300, ये हमारे पास आ जाएगा 11.66 के ऊपर हम स्टॉक को इशू करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास आगे चल के ये 300 था, 300 सारा इशू हो गया, लेकिन आगे कोई और स्टॉक होता तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते। एक तो ये है कि आप क्यूमुलेट कर लेते हो, इसके बाद आगे कोई स्टॉक होगा, लेट से 8 जनवरी का है, 9 जनवरी, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ 8 जनवरी का जैसे 300 पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ वट एवर,
लेट से यही वाला 300, अब अगर हमारे पास 300 पड़ा हुआ है 8 जनवरी को, या 8 जनवरी को आया 11.7 के रेट पे। अब हमारे पास ओल्ड स्टॉक जीरो था क्योंकि 7 जनवरी को हम सारा इशू कर चुके थे। अगर हमें 9 जनवरी को दोबारा से इशू करना है 300 यूनिट्स, तो अब हमारे पास एक वैल्यू होती है, तो एक वैल्यू की कोई एवरेज नहीं होती। फिर हम उस 300 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ 11.7 ही इशू करेंगे। रीजन ये है कि तब हमारे पास एवरेज करने के लिए कोई अदर फिगर नहीं है। एवरेज तब की जाती है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा अमाउंट्स होती हैं। और पीरियोडिक वेटेड एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं, पीरियोडिक वेटेड एवरेज के अंदर फॉर्मूला मेथड यूज होता है। उसके लिए हम टोटल कॉस्ट, जितने भी पीरियड के अंदर पूरा स्टॉक जितना भी हमने लिया हुआ होता है, जितना रिसीट किया हुआ होता है, उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कौन सी, रिसीट की प्लस ओपनिंग की टोटल कॉस्ट ओपनिंग यूनिट्स की। इसी तरह डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस टोटल रिसीट यूनिट्स, वो हमें एक सीपीयू मिल जाती है, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है। उस एक ही कॉस्ट पर यूनिट को थ्रू आउट द पीरियड हम यूज करते हैं। ये एवरेज मेथड होता है। एवको वैल्यूज ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एंड इशू एट एन एवरेज प्राइसेस। एवरेज मैंने पहले बताया कि यूज हम करते हैं। द एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड आफ्टर ईच रिसीट। मैंने कहा हर इशू से पहले, या आप हर रिसीट को, टोटल जब रिसीट होती है तो एवरेज कर लो, तब भी एक ही बात है। इशू से पहले जितनी भी रिसीट पड़ी हुई होती हैं उनको एवरेज कर लो, सेम सेम केस है। द एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट पर टोटल परचेज कॉस्ट डेटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलरेडी हमने यही किया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और इधर एवरेज करने के लिए भी हमने यही किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है पर यूनिट के साथ। तो ये हमारे पास आ गई थी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को इस इधर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ हमने डिवाइड किया था। ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेम प्रोसेस हमने भी फॉलो किया है, क्योंकि उसने हमें ये कहा है कि F2 का ये सिलेबस नहीं है, सो हमें इस सिलेबस को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये बात आ गई कि फिजिकल इन्वेंट्री एंड बुक इन्वेंट्री। लास्ट पार्ट के अंदर, जो लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल इन्वेंट्री वो होती है जो एक्चुअली हमारे पास मौजूद होती है। फिजिकल जो एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे पास मौजूद है, जो पड़ी हुई है हमारे पास। बुक इन्वेंट्री कौन सी है, जो रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है, रिकॉर्डेड क्वांटिटीज, कि हमने रिकॉर्डेड कितनी की हुई है। अब ये दोनों जरूरी नहीं है सेम हो, होनी चाहिए बट जरूरी नहीं है सेम हो। सेम ना होने की रीजन क्या है, बहुत सारी रीजन है। डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, आपने रिकॉर्ड गलत कर दिया, या आपने ओमिशन कर दी, या आपने बेचा तो अपडेट नहीं किया। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली चीज के, हमें जो इन्वेंट्री का को रिकॉर्ड करना होता है, उसके लिए परपेचुअल इन्वेंट्री क्या चीज है। परपेचुअल इन्वेंट्री is the recording as they occur, the occur of receipts, issue and resulting balance of individual item of inventory in either quantity or quantity and value। परपेचुअल सिस्टम ये होता है कि जहाँ पे आप इन्वेंट्री को अप टू डेट करके साथ साथ रिकॉर्ड करते हो। साथ साथ मतलब कब वो रिसीट हुई थी, कितनी इशू हुई थी, कितने आइटम उसमें से रह गए हैं, बैलेंस कितना है, यानी कि कितने मैंने रिसीव किए थे। अगर मेरे पास 1000 रिसीव हुए थे यूनिट्स, तो मैंने 500 यूनिट्स क्या किए, इशू कर दिए। तो मेरे पास बैलेंस कितना है, बैलेंस यानी कि बचा हुआ कितना है, वो 500। तो ये परपेचुअल सिस्टम है। इन्वेंट्री को साथ साथ आप क्वांटिटी और वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करते हो। वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करना है तो इस 500 की क्या प्राइस बनती है, उसको आप अमाउंट के अंदर लिख सकते हैं। Inventory records are updated using store ledger cards and bin card। अच्छा, ये स्टोर लेजर कार्ड्स और बिन कार्ड्स क्या होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर सारी की सारी स्टोर, ये रिकॉर्ड को जो इन्वेंट्री होती है ना, उसके यूनिट्स, उसकी प्राइस, उसकी बिन कार्ड के ऊपर ये याद रखना है कि प्राइस कभी भी नहीं लिखी जाती। उसके यूनिट्स कितने थे, उसके कितने बॉक्सेस थे, उसका साइज क्या था, उसका ओवरऑल क्या चीज है, वो डिस्क्रिप्शन क्या थी, हर एक चीज लिखी जाती है एक्सेप्ट प्राइस। तो सारी की सारी अपडेशन हम वहां से ले लेते हैं। बिन कार्ड आल्सो शोज द रिकॉर्ड ऑफ रिसीट। उसके ऊपर रिसीट का रिकॉर्ड होता है, इशू का रिकॉर्ड होता है, बैलेंस का रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटी हर एक चीज की लिखी हुई होती है, नॉट प्राइस।
प्राइस कभी भी बिन कार्ड पे नहीं लिखी हुई होती। एज विद स्टोर लेजर कार्ड, बिन कार्ड विल शो मटेरियल रिसीव्ड, परचेज एंड रिटर्न एंड इश्यूज, सारे की सारी रिसीव कितना हुआ, इशू कितना हुआ, और हमारे पास रिक्विजिशन कितनी है, कितनी रिक्विजिशन आई हुई थी, और हमारे पास रिटर्न कितना हुआ, ये सब कुछ इसके ऊपर रिकॉर्डेड होता है। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, स्टोर लेजर कार्ड, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, यूनिट्स लिखने हैं, लोकेशन क्या थी, कोड क्या था, मैक्सिमम क्या था, मिनिमम कितना है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। ये रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम लेवल क्या होता है। ये मिनिमम मैक्सिमम लेवल वैसे MA 2 के अंदर भी आ, एक चैप्टर है मटेरियल का, जिसके अंदर ये सारी चीजें सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इधर भी पढ़ेंगे हम, F2 के अंदर भी। मिनिमम कितना लेवल होगा, मैक्सिमम कितना लेवल होगा, रीऑर्डर लेवल मतलब कब हमें अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें जो अगला ऑर्डर प्लेस करना है उसमें कितने यूनिट मंगवाने चाहिए। तो इसके लिए इस इन सब को मेंटेन करने के लिए हम पढ़ेंगे EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, जो कि बेस्ट मॉडल इस तरह से होता है जो आपकी ओवरऑल स्टोरेज कॉस्ट और जो ऑर्डर कॉस्ट होती है उस उन दोनों को मिनिमम करता है, टोटल कॉस्ट को भी मिनिमम करता है। डेट क्वांटिटी प्राइस, डेट क्वांटिटी प्राइस, अब रिसीट, इशू, ऑन ऑर्डर, बैलेंस कितना रह गया। तो ये ओवरऑल इसमें पूरी की पूरी डेट लिखी जाती है, कितनी क्वांटिटी रिसीट हुई, अमाउंट कितनी थी, फिर क्या किस डेट को कितनी क्वांटिटी हमने इशू की यूनिट की है, कितनी अमाउंट थी, फिर इनको माइनस करके कि रिसीट कितने थे, इशू कितने हुए, माइनस करके बैलेंस कितना आया। तो ये प्रॉपर पूरा का पूरा एक चार्ट बनता है, और सेम ऐसा ही चार्ट, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट के साथ जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें सारी डिटेल इसी चार्ट के अकॉर्डिंग लाइफो फाइफो एवको मेथड के लिए मैंने वहां पे यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर डाली हुई है। लास्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक टेकिंग। अच्छा, स्टॉक टेकिंग किस चीज को कहते हैं? स्टॉक टेकिंग कहते हैं काउंटिंग ऑफ द स्टॉक, काउंटिंग ऑफ द स्टॉक को। काउंटिंग ऑफ द स्टॉक किस चीज के लिए की जाती है? ताकि हम ये चीज वेरीफाई कर सकें, ताकि हम ये चीज वेरीफाई कर सकें कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है वो, और जो रिकॉर्डेड क्वांटिटी है वो सेम है या नहीं। तो स्टॉक टेकिंग काउंटिंग करते हैं हम, स्टॉक टेकिंग के अंदर हम गिनते हैं हमारा स्टॉक फिजिकली उतना ही पड़ा हुआ है जितना एक्चुअली हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, द पर्पज ऑफ स्टॉक टेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन्वेंट्री हेल्ड on a certain date, and then checking this balance against the balances on the store ledger record कार्ड्स एंड और बिन कार्ड्स, ताकि हम स्टोर लेजर कार्ड के ऊपर और बिन कार्ड के ऊपर सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकें। स्टॉक टेकिंग दो तरह से होती है, एक पीरियोडिक बेसिस होती है, एक कॉन्टिन्यूस बेसिस होती है। पीरियोडिक बेसिस वो वाली होती है जिनका स्टॉक बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट का होता है, या बहुत सॉरी बड़े बड़े वेट का होता है, या बहुत ज्यादा स्टॉक होता है। बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक इसलिए होता है कि मतलब कुछ टाइम के बाद एक स्पेसिफिक डेट रख ली जाती है कि इस डेट को हम स्टॉक टेकिंग किया करेंगे, या एक मंथली हम कर लिया करेंगे, या आफ्टर 2 मंथ कर लिया करेंगे। पीरियोडिक का मतलब है पीरियड वाइज, एक स्पेसिफिक डेट या एक स्पेसिफिक पीरियड रख लिया जाता है, या हम ईयर एंड के ऊपर सिर्फ स्टॉक टेकिंग करेंगे, वो पीरियोडिक होता है। कॉन्टिन्यूसली ये अपडेटेड होता है। अपडेटेड क्यों होता है? ये कॉन्टिन्यूस होता है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन के हमने एक सेल की प्रोडक्ट तो जाके वापस देख लिया। जैसे मोस्टली ये छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं, जैसे ये बुक स्टोर्स हो गए, बुक्स के जो स्टोर्स होते हैं, वो अगर एक बुक सेल करते हैं किसी एक राइटर की, तो वो वापस जाके पीछे देखते हैं कि अच्छा कितनी बुक्स पीछे रह गई हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग। यहाँ पे हमें इन्वॉल्व चेकिंग द बैलेंस ऑफ एवरी आइटम इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट। सेम डेट मैंने कहा कोई स्पेसिफिक डेट फिक्स कर ली जाती है, और उस डेट के ऊपर स्टॉक टेकिंग की जाती है। यूजली कब होता है? ईयर एंड के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, कोई कंपनी ईयर एंड पे करती है, कोई सेमी एनुअली करती है, कोई क्वार्टरली करती है, ये कंपनी की अपनी चॉइस होती है। कॉन्टिन्यूसली स्टॉक टेकिंग का, कॉन्टिन्यूस का मतलब है इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूइंग काउंटिंग एंड वैल्यूइंग सिलेक्टेड आइटम ऑफ इन्वेंट्री ऑन
रोटेटिंग बेस बार बार वापस जाके बार बार देख लेना। टीम काउंट एंड चेक सर्टेन आइटम ऑफ इन्वेंट्री ईच डे, हर रोज जाके देखते हैं। मैंने कहा ना, जैसे ये बुक स्टोर्स वाले होते हैं, वो उनका बिजनेस होता है, वो जाके फौरन देखते हैं जिन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर रोज कितनी सेल हुई है और वापस कितनी रह गई हैं, डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं। Each item is checked at least once a year with valuable item being checked more frequently. कुछ आइटम्स इनमें होती हैं जो कि सिर्फ एक बार साल में चेक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी चेक होती हैं। एनी डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब हमारी बुक इन्वेंट्री और फिजिकल इन्वेंट्री। बुक इन्वेंट्री कौन सी है? जो रिकॉर्ड्स के अंदर है, जो हमने सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखी हुई है। एंड रिकॉर्ड इन्वेंट्री मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, उनके अंदर जो डिफरेंस है उसको दूर करना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हमने क्लियर करना है, फॉल्टी या किसी भी वजह से कोई टूट गया है या कुछ भी, ताकि स्टॉक जो हो वो सारा का सारा उसका हिसाब हमारे पास हो, कि हर एक चीज हमारे पास रिकॉर्डेड हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमें यही चीज बताई गई है कि हमें स्टॉक की डिस्क्रिपेंसी को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। वंस द डिस्क्रिपेंसी हैज बीन आइडेंटिफाई, एक बार जब आपको पता चल जाए कि डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि डिफरेंस है स्टॉक का। डिफरेंस कैसे है? रिकॉर्डेड क्वांटिटी कुछ और है और फिजिकल जो पड़ी हुई है वो कुछ और है। स्टोर लेजर कार्ड एडजस्टेड इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। जो स्टोर लेजर कार्ड होगा, जिसके ऊपर स्टोर की सारी इंफॉर्मेशन, स्टोर के अंदर कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, किस साइज का है, कौन से कलर का है, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है। तो वो ट्रू इन्वेंट्री को फौरन ही रिकॉर्ड करेंगे। एनी आइटम विच आर आइडेंटिफाई एज बीइंग स्लो मूविंग आर ऑब्सोल्यूट। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो स्लो मूविंग होती हैं। स्लो मूविंग आइटम मतलब ये होती हैं कि जिनकी सेल ऐसे कम होती है, बहुत कम चलती हैं, या अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। ऑब्सोलीट का मतलब है आउट ऑफ फैशन, पुरानी हो गई हैं। तो शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एज सून एज पॉसिबल। उसकी रीजन ये होती है कि जो इस तरह की चीजें होती है ना, स्लो मूविंग आइटम या ऑब्सोलीट चीजें, हम रियल लाइफ में देखते हैं अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, सेल्स लगा लेती हैं। सेल बजाय इसके कि वो आइटम बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन हो, कोई ले ही ना, एटलीस्ट सेल्स में कोई ना कोई ले जाए। सेल्स में कैसे? या तो 20% ऑफ लगा दिया, या 50% ऑफ लगा दिया सीजन एंड के ऊपर, जैसे लोग लगा रहे होते हैं सेल्स, या बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन दे दी। तो एटलीस्ट बिल्कुल जाया होने से कुछ ना कुछ हमें अमाउंट मिल जाए, मैनेजमेंट को पता हो, ताकि मैनेजमेंट उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शन ले सके। Management will then decide whether these items should be disposed and written off into the income statement। क्या उनको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर लेनी चाहिए, जाया कर लेनी चाहिए, या रिटर्न ऑफ करनी चाहिए फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। इनको हम सेल करके, लाइक सेल्स के ऊपर लगा के भी कर सकते हैं, या बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट से अलग कर दें कि इनका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। Slow moving items are those inventories item which take a long time to be used। अब मैंने पहले कहा कि जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं वो बहुत लंबा टाइम लेती हैं, वो इतनी चलती नहीं है, इतना ट्रेंड में नहीं होती या कुछ भी, तो उनको भी हमें टाइम लगता है। Obsolete items are those items of inventory which have become out of dated, जो फैशन में नहीं है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, पुरानी हो गई हैं, अब उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन आइटम्स के लिए भी हमें जल्दी जल्दी करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। अच्छा, कंट्रोल प्रोसीजर्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्रोसीजर्स, कंट्रोल प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज डिस्क्रिपेंसीज एंड लॉसेस। जाहिर है डिस्क्रिपेंसी आएगी तो हमारा लॉस तो होगा, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है स्टॉक के अंदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है स्टॉक चोरी हो गया, हो सकता है स्टॉक कोई किसी ने सही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कोई फ्रॉड कर रहा है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमें उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने। The level of investment in inventory and the labor cost of handling, recording, controlling them is considerable in many organizations. It is for this reason that organization must have control procedures। जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर हम बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो हमें
लॉस दे सकते हैं, वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग गुड्स एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस। समटाइम ऐसा होता है कि किसी ने हमें, जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, उसने जो ऑर्डर किया है मटेरियल, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर किया, बहुत महंगी महंगी चीजें ली हैं। इसके लिए क्या करना है? यूज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने उसको क्या करना है? अपने परचेजर को, परचेज डिपार्टमेंट को एक स्टैंडर्ड देना है। स्टैंडर्ड क्या? एक टारगेट देनी है, टारगेट प्राइस देनी है कि ये वाली प्राइस है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। ये वाली प्राइस है, इतने में आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। फिक्टिशियस परचेजेस। फिक्टिशियस परचेजेस क्या होती हैं? फिक्टिशियस परचेजेस होती हैं फर्जी परचेजेस। फर्जी मतलब सिर्फ जस्ट फ्रॉड की जो होती हैं, जस्ट ऐसे ही हमने कहा कि हमने परचेज किया है, हालांकि परचेज नहीं किया हुआ होता, किसी सप्लायर से झूठी रिसीट बना के ले आए और पैसे ले लिए और माल हमारे पास पड़ा हुआ ही नहीं हुआ। सेपरेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग, फिजिकल कंट्रोल ओवर द मटेरियल। इस मेथड को बेसिकली कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। F1 के अंदर आप पढ़ोगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब ये होता है कि जो परचेजर है, परचेज करने वाला और ऑर्डर करने वाला और परचेज करने वाला और चेक करने वाला, तीनों बंदे डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप एक ही बंदे के अंडर ऑर्डर करना, परचेज करना, पैसे देना, हर चीज एक ही बंदे के अंडर करोगे तो एक बंदा फ्रॉड करेगा। उसकी रीजन ये है कि उसको पता है कि सारा कुछ तो मैंने ही देखना है, सब कुछ तो मेरे ही कंट्रोल में है, तो मुझसे कौन पूछेगा, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो वो फ्रॉड कर सकता है। अगर आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करोगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग रखोगे, तो वो ज्यादा बेटर होगा। शॉर्टेज ऑन रिसीट्स। चेकिंग ऑल द गुड्स इनवर्ड एट गेट डिलीवरी सिग्नेचर। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने सप्लायर से ऑर्डर करते हैं। लेट से मैंने सप्लायर से ऑर्डर किया 1000 यूनिट्स, लेकिन हमारे सप्लायर ने सिर्फ और सिर्फ 850 यूनिट्स भेजे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसको चेक करना चाहिए, डिलीवरी चेक करनी चाहिए कि पूरी आई है या नहीं। इनवर्ड एट गेट, हमें अपने गेट पे जब हमारी डिलीवरी आती है तो कोई बंदा रखना चाहिए जो वेरीफाई करे कि जितना हमारा ऑर्डर था, जितना हमारा उसके परचेज ऑर्डर था, उतनी ही डिलीवरी आई है या नहीं आई है। कम आई है तो हमें डिलीवरी कम है, ज्यादा है, उसको लेके साइन करने हैं, वेरीफाई करना है। लॉसेस फ्रॉम इन्वेंट्री। रेगुलर स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए, इन्वेंट्री का लॉस नहीं होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर लगाने चाहिए, यानी कि जिस जगह पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है उधर लॉक लगाना है रूम को, उधर सिक्योरिटी कैमरास लगाने हैं, ओवरऑल हर तरह से कंट्रोल लगाना है, ताकि डोर्स लॉक करने, गार्ड्स रखने हैं, ताकि हमारी इन्वेंट्री कोई उठा के ना लेके जाता रहे। तो ये सारे के सारे हमने कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं। राइटिंग ऑफ ऑब्सोलीट और डैमेज इन्वेंट्री विच इज गुड। क्योंकि हम अगर ये चीज देखें कि जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, उसको उसको हमें सेपरेट कर लेना चाहिए, उसको हमें राइट ऑफ कर लेना चाहिए। लॉसेस आफ्टर इशू ऑफ प्रोडक्शन, हमें बिल्कुल अलग उसको कर लेना चाहिए। कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ओवरऑल राइट ऑफ। जो बंदा राइट ऑफ कर रहा है उसका भी कंट्रोल चेक करना चाहिए कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड ऑल इशू डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड यूजेज अलाउंस, जितना भी उनको अलाउ किया गया है सब उसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक बंदे के पास। कितना किसको इशू किया गया है, किस डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल गया है, कितना नहीं गया, इस चीज का हर एक तरह से आपको रिकॉर्ड रखना है, ताकि आप डिस्क्रिपेंसीज को डील कर सकें, ताकि आप ये चीज देख सकें कि डिफरेंस ना आए। चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। सो गाइस, ये था हमारा F2 का चैप्टर 4। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आगे सारी वीडियोस को देखने के लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और कुछ आइडियाज़ भी प्रोवाइड किया करें कि क्या क्या होना चाहिए मज़ीद। और प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।